हमारे गांव में 2 शादियों की परंपरा थी। अगर कोई 2 शादी नहीं करता तो उसकी पहली पत्नी गायब हो जाती। मैं इस परंपरा को ख़त्म करना चाहता था। मैं शादी करके अपनी पत्नी को शहर में सुरक्षित जगह पर छोड़ आया और गांव में आकर सबको कह दिया कि मेरी पत्नी गायब नहीं होगी, ये परंपरा ख़त्म करो। और साथ ही मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी तो चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ थी। मेरे गांव के लड़कों ने मेरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया था और लड़कियां ढोल की आवाज़ पर गीत गा रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं जैसे ही अपनी कार से उतरा तो सामने का नज़ारा देखकर मैं घबरा गया। मुझे आता देखकर लड़के लड़कियां भागते हुए मेरी तरफ आने लगे और ढोल बजाने वालों ने भी ज़ोरों से ढोल पीटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मम्मी और पापा भी आते दिखाई दिए थे और मेरी दोनों बहनें मुझ पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। मैं 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से वापस आया था। मेरे आने की खबर सुनते ही अब माँ ने शादी की डेट रख ली थी। बाहर जाने से पहले मैं अपनी पसंद से अपनी मामा के दोस्त की बेटी सुमन से मंगनी करके गया था। इस बात से मेरे घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ मेरी पसंद पर तय हुआ कि मेरे वापस आने पर विवाह होगा और यहाँ आकर मैंने देख लिया था कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मैं सफ़र से थका हुआ था मगर सब लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। दुल्हा दुल्हा करके मेरी नाक में दम कर दिया। मम्मी ने कहा अब छोड़ो भी, उसे आराम करने दो, कल जी भर के तंग कर लेना। उनके कहने पर सब भाग गए और मैं चैन का सांस लिया था कि पापा कुछ परेशान से कमरे से आते दिखाई दिए। उनको इस तरह देखकर मैं चौंक गया। कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश थे। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? मैंने प्रेम से पूछा मगर पापा बात को टाल गए। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तुम भी आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। मैंने उनको जाता देखा मगर मेरा दिल घबरा गया। कोई तो बात थी कि पापा के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी मगर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर में गहरी नींद में खो गया। सुबह मेरी आंख किसी शोर से खुली। मैं जल्दी से बाहर आया जहां मम्मी आंसू बहाए जा रही थी और पापा सिर पकड़े बैठे थे। क्या हुआ पापा? मैं जल्दी से उनके करीब चारपाई पर बैठ गया। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हो गया। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और शादी वाले घर में ये रोने का माहौल क्यों बना हुआ था? पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कुछ नहीं, तू परेशान ना हो। तभी अचानक मम्मी बोल पड़ी, कैसे परेशान ना हो, बता दे इसको, उसको भी तो मालूम हो कि सरदार ने क्या संदेश भिजवाया है। मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली। अब मैं समझा, ना जाने सरदार ने क्या रायता फैलाया था कि मेरे माता पिता इतने परेशान थे। पापा ने मुझे अंदर कमरे में चलने को कहा और खुद भी मम्मी को चुप रहने को कहने लगे। पापा ने मुझे जो कुछ बताया यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उनका कहना था कि सरदार का हुक्म है कि तुम एक ही दिन में 2 शादियां करोगे वरना तुम्हारी पत्नी गायब हो जाएगी। यह बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। भला ये कहाँ का नियम है? मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता और जब मैं अपनी पसंद से शादी कर रहा हूँ तो दूसरी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करूँ? और क्या लड़कियों के रिश्ते बाजार में मिलते हैं कि पैसे देकर एक ही दिन में दूसरी दुल्हन भी ढूंढ लो? मुझे आपे से बाहर देखकर पापा खामोश रहने का कहने लगे, लेकिन मैं वहाँ से उठकर आ गया। लो भला ये कैसा कानून चल रहा है इस गांव में? ऐसी बात आज तक ना देखी ना सुनी। मैंने सोचते सोचते खेतों की तरफ निकल गया ताकि ताज़ा हवा में कुछ तबीयत ठीक हो सके, लेकिन वहाँ भी सही ना मेरा पीछा करते रहे। शाम को पापा ने फिर वही बात की तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी बातें सोची भी ना। मैं नए दौर का लड़का हूँ और इन सब बातों को नहीं मानता। मगर बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तूने दूसरा विवाह ना किया तो तेरी पत्नी गायब हो जाएगी, फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? पापा भी सरदार की बातों में आ गए। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया कि मैं विवाह होते ही सुमन को यहाँ से दूर ले जाऊंगा जहाँ वह सुरक्षित होगी, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात पर पापा शांत हो गए। रात माँ ने बताया कि 15 साल पहले ये परंपरा इस गांव में शुरू हुई थी कि जो आदमी 2 शादियां ना करता उनकी बीवी गायब हो जाती। 1-2 लोगों के साथ ये हादसा हो चुका था, तब से हर कोई 2 शादियां ही करता था।
वरना एक पत्नी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो गायब हो जाती। और सारी लड़कियों के माता पिता भी ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थे। मुझे साफ लग रहा था कि मम्मी पापा मुझसे सच्चाई छुपा रहे थे, मगर मैंने उनको एहसास नहीं होने दिया। उन्हें कह दिया कि मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं, मगर मैं इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से हमेशा गांव से दूर ही रहता था। पापा ने कॉलेज के वक्त से ही शहर भिजवा दिया था, जहां मैं बस हॉस्टल में रहा करता था। मेरे पापा की अच्छी खासी ज़मीनें थीं और अपने आम की बगीचे भी थे। हम गांव के सरदार नहीं थे, मगर उनसे कम भी नहीं थे। और गांव में और भी बहुत से लोग थे जो अच्छे खासे अमीर थे, मगर हमारे गांव में सरदारों का अपना एक इज्जत होती है, क्योंकि वो ही लोग गांव में होने वाली किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश किया करते थे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने गांव वालों का साथ दिया करते थे, तो हमें भी उनकी हर बात माननी पड़ती थी। लेकिन ये बात मैं मानने को हरगिज तैयार नहीं था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतजार था। सुमन मुझे उस वक्त से पसंद थी जब मैं कॉलेज में था। वो कभी कभार मुझसे पढ़ने आया करती थी। मैं जब भी गांव आता छुट्टी पर, तो वो मुझे बताती कि मेरी तरह वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है, और उसके पापा ने उसे 10वीं के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि वो अपनी बच्ची को शहर नहीं भेजना चाहते थे। उन्हीं दिनों मुझे सुमन से प्यार हो गया और ये मोहब्बत दिन पे दिन बढ़ती चली गई। और अब तो वक्त आ गया था जब मैं अपनी मोहब्बत को पाने वाला था, मगर मेरी खुशी में जहर घोलने की कोशिश की गई थी। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। विवाह का वक्त था। मुझे लगा कुछ संदिग्ध लोग बारात में शामिल थे। शायद वो सरदार की तरफ से पहरेदार थे। क्योंकि मैंने दूसरी शादी से इनकार किया था, तो उनको खौफ था कि कहीं मेरी बीवी गायब न हो जाए। लेकिन मैं अपनी सोची समझी प्लानिंग के साथ विवाह होते ही जब दुल्हन को मेरे साथ गाड़ी में बिठाया गया, तो मैंने बहाने से कार रोकी और छुपते हुए सुमन को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया, जो मेरे खास दोस्तों ने हमारे लिए खड़ी की थी। मेरा दोस्त दीपक और रोहित कब से हमारा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम कार में बैठे, दीपक ने तेजी से गाड़ी चलाई और हम शहर की तरफ जा रहे थे। सुमन को मैं पहले ही सब कुछ बता चुका था। वह काफी परेशान हो गई थी, मगर मैं उसका हाथ थाम रखा था ताकि वो धैर्य रखे। काफी दूर चलने के बाद अब हम बेफिक्र थे कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। हमने सारी रात सफर किया। सुबह तक हम शहर तक पहुंच चुके थे। ये एक अनोखी शादी थी कि दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन को भगाया था, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमेशा यही परंपरा हमारे गांव में पनपती रहती। मैं इसको खत्म करना चाहता था। मैं सुमन को यहाँ सुरक्षित जगह पर छोड़कर दूसरे ही दिन अपने गांव वापस चला गया, जहां मैं साबित करना चाहता था कि ये केवल एक वहम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रस्म को यहीं खत्म कर दे, दफना दिया जाए। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। दूसरे दिन मैं सुमन को वहां छोड़कर वापस गांव चला आया, जहां मम्मी पापा मेरे इंतजार कर रहे थे। लगातार लंबे सफर ने मुझे काफी थका दिया था, लेकिन अब मैं खुश था कि सुमन महफूज थी। मैंने शाम होते ही सब घर वालों को साथ बिठाकर समझाया कि अब तो आप सबको यकीन आ गया है कि यह सब एक झूठी बात है जो लोगों ने फैलाई हुई है। आज के बाद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए। असल में उनका मकसद ये जानना था कि मेरी बीवी अब भी मेरे पास थी या नहीं। वह गायब हो चुकी थी। मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। सुमन सुरक्षित है और मैं उस रस्म को खत्म करना चाहता हूँ। वहाँ बैठे एक शख्स ने पूछा कि हम कैसे मान लें कि वो सुरक्षित है। उसकी ये बात पर मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसी वक्त सुमन को कॉल मिला दी, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। सामने सारे लोग अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं बार बार कॉल कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी। मेरे माथे से पसीना निकलने लगा, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा था? न जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि सुमन खतरे में थी, जबकि वहाँ बैठे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुमने ही नहीं माना। मुझे उन सब की बातें सुनकर घबराहट होने लगी।
मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। अब मैंने दीपक को कॉल किया तो उसने बताया कि रात में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अपने घर वापस आ गया, जबकि सुमन की देखरेख के लिए अपने खास 2 नौकरों को लगाया था। दीपक, तुम्हें सुमन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसकी कॉल काटी। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। ना जाने सुमन किस हालत में होगी। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मैं जैसे ही शहर पहुंचा तो दीपक ने बताया कि सुमन के साथ दोनों नौकर भी गायब हैं। अजीब सी बेबसी थी। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता, लेकिन जाने से पहले मैं सारा बंदोबस्त कर रखा था कि अगर सुमन को वहां से गायब किया जाता है तो मुझे मालूम हो सके कि वो कहाँ है। लेकिन यह बात मैं सबसे छुपा कर रखा था, अपने दोस्तों को भी नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी इस अहम बात को किसी के सामने बोल देता तो वो लोग जो कि सुमन को गायब करने वाले थे वो चौकन्ना हो जाते। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और अकेले में जाकर एक नंबर डायल किया। कुछ देर बाद मेरी कॉल रिसीव कर ली गई और अब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा कि आगे से क्या जवाब मिलता है। मेरी कॉल के जवाब में सिर्फ खामोशी थी और बस 2 मिनट में एक मैसेज मुझे मिला। वो लाइव लोकेशन थी। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने दीपक और रोहित को अपने साथ आने को कहा और वहां से निकल आया। मैं उसी तरफ जा रहा था जहां मुझे वो लोकेशन लेकर जा रही थी। फिलहाल दीपक और रोहित को इस बात का पता नहीं था। काफी दूर जाने के बाद हम एक सुनसान जगह नजर आया जहां दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस की मदद की जरूरत है। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को कॉल किया जो कि हाल ही में एएसपी बने थे। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई और अपनी लोकेशन सेंड की कि इस इलाके के एसएचओ की मदद चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भेजता हूँ, और तकरीबन आधे घंटे हम वहीं इंतजार करते रहे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आती दिखाई दी, हम तीनों ने सारा किस्सा पुलिस को बता दिया और बताया कि यहाँ की लोकेशन मिली है। तो वो हमारी मदद को तैयार हो गए और हम उसी तरफ चल पड़े जहाँ से सिग्नल आ रहे थे। दरअसल मैंने एक प्राइवेट जासूस की एजेंसी के 2 बंदे हायर किए थे ताकि अगर कोई सुमन को अगवा करने की कोशिश करता तो वो भी उनका पीछा करे, और आज ही उन्हीं की बदौलत मैं इस जगह पर पहुंच पाया था। इस इलाके में काफी दूर जाकर एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई जो कि एक गोदाम थी जहां गेहूं रखा हुआ था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें देखकर एक आदमी ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसे आड़े हाथों ले लिया। हम लोग अंदर पहुंचे तो वहां एक कोने में सुमन बैठी हुई थी जिसके हाथ पैर रस्सियों से बांधे थे। मैंने जल्दी से ही इसकी रस्सियों से आजाद किया और तसल्ली दी। वो मुझे देखकर रोने लगी। उसके मेहंदी लगे हाथों में जख्म पड़ चुके थे। मैं इन लोगों को सजा दिला कर रहूंगा। सुमन, तुम हिम्मत करो। वहाँ टोटल 4 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम सब थाने आ गए और वहाँ इन मुजरिमों को थोड़ी सी मार क्या पड़ी, उन सब ने सच उगल दिया। बोलो, किसके कहने पर तुम लोगों ने इसे अगवा किया? और फिर कांपते हुए उन लोगों ने बताया, लेकिन जो नाम उनके मुंह से निकला वो सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। भला ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन वो लोग अपनी बात पर डटे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब सरदार के ही कहने पर किया था। ऐसा कैसे हो सकता था? वो हमारे सरदार थे, हमारी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखते थे, और वो ही गांव की लड़की को कैसे अगवा कर सकते थे? लेकिन कोई बात तो थी। आखिर ये कैसा राज था जो सरदार ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था? हमारे गांव में तो ये अत्याचारी सरदार वाला कोई बात नहीं हुआ करती थी। भला ऐसे कैसे हो सकता था? लेकिन वो लोग अपनी बात पर डटे थे। उनका कहना था कि इन्होंने ये सब सरदार के ही कहने पर किया था। ऐसा कैसे हो सकता था? अब ये कैसे हुआ? मुझे बात की तह तक पहुंचना था और इस सवाल का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं सरदार से सवाल करूं, चाहे उससे मुझे कोई भी खतरा क्यों ना हो। वहां से निकलते ही मैं वापस सुमन को लेकर गांव आ गया। सब घर वाले सुमन को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी मैं परेशान था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं सरदार की हवेली की तरफ निकल गया, जहां सरदार अपने गांव वालों के मसले सुन रहे थे। मैंने भी उनको नमस्कार किया और बोला, सरदार, मेरी भी एक जरूरी मामला है। अगर आप आज्ञा दें तो सबके सामने बयां करूं, या अकेले में सुनना चाहोगे?
सरदार ने मेरी बात पे सिर हिलाकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है, और अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। वो जानबूझकर बोला था कि सब लोग जान लें कि मैंने उनकी बात ना मानकर बुरा किया है। नहीं सरदार, वो बात नहीं है। दरअसल सच्चाई कुछ यूं है कि मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा लिया है, और जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने नाम भी बता दिया कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे। मेरी बात सुनकर अब की बार सरदार का रंग फीका हो चुका था और वो अपने माथे से पसीना साफ करने लगे। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा, मेरे साथ अंदर चलो, और जल्दी जल्दी वहां से अंदर की तरफ जाने लगे। मुझे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास था। कोई सरदार किसी से उसकी इज्जत नहीं ले सकता। अंदर जाते ही सरदार ने गरजते हुए पूछा कि क्या बेहुदगी थी, तुम क्या साबित करना चाहते थे? मैंने अभी आपको कुछ बताया भी नहीं, आप बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हैं? तब उसने खुद को कुछ काबू में किया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये सब क्यों किया? हम तो आपको अपने गांव का रक्षक समझते थे, और आपने हमारी इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की। मेरी शादी की रात जब मैंने आपके आदमी अपने आसपास देखे तो मुझे फक्र महसूस हो रहा था कि मेरे सरदार ने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए उनको भेजा था। लेकिन ये मेरी भूल थी, आपने तो मेरी बीवी को गायब करने के लिए उनको भेजा था। आखिर क्यों? मैं चिल्ला पड़ा। सरदार, मैं चाहता तो सबके सामने आपका राज खोलकर आपको बेइज्जत कर सकता था। पूरे गांव में आप मुंह दिखाने के काबिल न रहते। आसपास के इलाके के सरदार भी थू थू करते। लेकिन मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। मेरी बात पे सरदार के कंधे झुक गए और वो चरपाई पर बैठ गया। तुम सच कहते हो कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। आज से 15 साल पहले मैंने अपनी पसंद से धूमधाम से शादी की थी। मेरी शादी के दिन कहीं से एक फकीर आया था जो अजीब से हुलिये में था। उसने सबके सामने मुझे कहा कि 2 शादियां करो वरना तेरी पहली पत्नी गायब कर दूंगा। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। सब लोग उनकी बात को मजाक समझकर हंसने लगे। मैं शहर की एक लड़की से शादी कर रहा था जो कि एक गरीब घर से थी। सबके मना करने के बावजूद मैंने स्वर्गीय पापा ने जोर डाला कि शहर की लड़की से शादी मत करो, वह यहाँ नहीं रह पाएगी। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था। मैं भी तुम्हारी तरह नौजवान था, अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहता था। मगर वो शादी की रात ही घर से सारा सामान, रुपया, 10 तोले सोना भी सब कुछ लेकर फरार हो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसी दिन बाबा ने सबके सामने बात रख दी, क्योंकि साधु ने ये बात कही थी कि 2 शादियां करो, और मैंने उनकी बात न मानी थी, तो इसलिए मेरी बीवी गायब हो गई। पहले तो लोग इस बात को मानने को तैयार न थे, लेकिन अगले माह जब एक लड़की की शादी हुई तो उसको मैंने 2 शादियों का कहा, मगर वो भी न माना। मजबूरन अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी बीवी को अगवा करना पड़ा, और इसी तरह से ये बात फैल गई कि मेरी बीवी भागी नहीं थी, वो फकीर की बद्दुआ की वजह से गायब हुई थी, और यहाँ मेरी इज्जत रह गई थी। तब से आज तक मैं इस बात को निभा रहा हूँ। आज भी मुझे वो रात याद आती है तो सरदार की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन लड़कियों को कुछ दिन बाद छोड़ देता था और अच्छी जगह उनकी शादी भी करवा दी जाती थी। बस तुम्हारी बीवी से पहले 2 और दुल्हनों को अगवा किया था, वरना तो सभी कई सालों से बात मानते आ रहे थे। 2 शादियां करनी थी। मैं हैरान और सदमे से बेहाल था। अपनी झूठ छिपाने के लिए कोई इतना भी गिर सकता है। आपने जो किया उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। सरदार, या तो आप सबके सामने सरदारी से इस्तीफा दे दीजिए, या फिर अपना सच सबके सामने ले आए। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव का मुजरिम हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर राज करे। ये सब कहकर मैं वहाँ रुका नहीं और गुस्से से चला गया। मैं खामोश था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरदार खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। और दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ कि सरदार ने रात को अपनी जान ले ली। कितनी अजीब बात थी। उस शख्स ने अपनी झूठ को अपने ऊपर सवार कर लिया। अगर वो इस बात को सबके सामने बता देता कि उसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी, तो आज इस गांव की बहू बेटियों की इज्जत महफूज होती। लेकिन इस सरदार ने दुनिया के साथ साथ खुद की भी जिंदगी बर्बाद कर ली। अगर वो सारे गांव से माफी मांग लेता तो शायद लोग उसे माफ कर देते। लेकिन हाँ, सबको मालूम हो चुका था, क्योंकि सरदार ने खत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब हम बेफिक्र थे।
अब किसी शख्स को बिना वजह 2 शादियां नहीं करनी पड़ती थी। मैं और सुमन बहुत खुश थे और गांव की पंचायत के मुताबिक मेरे पापा को सरदार चुन लिया गया। मैंने पापा से वादा किया कि वो कभी किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला नहीं करेंगे और गांव के हर इंसान की जान और इज्जत की देखभाल करेंगे। पापा ने वादा किया था और मैं आज भी इस पर कायम है। मैं और सुमन कभी कभी जब गांव आते हैं तो वही किस्सा दिलो दिमाग में आ जाता है। न जाने क्यों अब मेरे गांव जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बस प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी को खुश रखे और बुरे लोगों से बचाए। धन्यवाद दोस्तों।